नमस्कार, मैं प्रोफेसर पवन फंदे एफकैट इन्फोटेक के एक नए हमारे हाउ टू रिस्टार्ट एंड एडवर्टाइज अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस के वेबिनार में आप सभी का प्रेमपूर्वक स्वागत करता हूँ। तो ये जो आज का हमारा वेबिनार है, ये वेबिनार है हमारे रिस्टार्टअप के ऊपर। मतलब कि जो हमारे कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और पोस्ट कोरोना के इफ़ेक्ट के बाद में जो उन्हें समस्या आ रही है, तो वो कौन सी समस्या है और उससे किस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये वेबिनार हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बात देखेंगे कि हमें ये समझना है कि हमारे बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। हमारे कंसल्टेंट इंजीनियर्स के हमारे कंसल्टेंसी में आने वाले बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा सताते हैं। तो नंबर एक प्रॉब्लम है हमारा सभी का, वो है पेइंग कस्टमर का ना होना। हमारा जो बिज़नेस होता है वो होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमारी सेवाओं के ऊपर, और सबसे पहला जो हमारा एक घटक है, जो पार्ट है, वो है हमारे पेइंग कस्टमर। अगर बिजनेस में पेइंग कस्टमर ना हो तो हमारा बिजनेस खत्म हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि फोर्ड कंपनी हमारे इंडिया से जाने वाली है और किया जैसे कंपनी, एमजी जैसी कंपनी हमारे इंडिया में अच्छी सर्विस और अच्छे पेइंग कस्टमर के कारण काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है लाइफ टाइम वर्क। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो काम 7 दिन हमें मिल पाएगा? क्या 12 महीने हम इस काम को कर पाएंगे? क्या ज़िंदगी के हर पड़ाव में, हर उम्र में ये काम हमारे पास में आ सकेंगे? तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें कभी काम मिलता है तो कभी काम हमें मिलता ही नहीं है। हमारी समस्या नंबर 3 है टेक्नोलॉजी का ना होना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से हमारे कंसल्टेंट हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी की समझ होती ही नहीं है कि आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है और किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम हमारे बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें आनी चाहिए, समझनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा कि अगर हम प्लान बनाते हैं तो क्या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हमें आते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या ऑटोकैड में हम अच्छा प्लान कर सकते हैं, या रेविट आर्किटेक्चर में कर सकते हैं, क्या लुमियन में हम अच्छा 3D बना सकते हैं, क्या हम सर्वे के कोई इक्विपमेंट नए ले सकते हैं, क्या कोई हमें हायर कर सकता है या हम किसी को हायर कर सकते हैं। ये सभी है बिजनेस डिपेंड हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। समस्या नंबर 4 है हमारी लॉस्ट मनी। अब लॉस्ट मनी मतलब क्या है? देखिए कि जब आप काम करते हो कंसल्टेंसी में, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पहले सर्विस देनी पड़ती है और उसके बाद में आपको उसका पैसा मिलता है, मनी मिलता है, आपकी फ़ीस मिलती है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि क्लाइंट जो होते हैं आखिर में पैसे कम देते हैं या देते ही नहीं, या अपने एग्रीमेंट से मुकर जाते हैं। तो बहुत बार हमारा पूरा पैसा डूब जाता है, या आधा पैसा डूबता है, या कुछ पार्ट में डूबता है, लेकिन पैसा डूबता ज़रूर है। क्या आप एक सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हो? क्या आज भी आपको 2D, 3D, RCC डिज़ाइन, बिल्डिंग एस्टिमेशन करने में दिक्कत आती है? तो आपके लिए लेकर आए हैं प्रोफेसर पवन फंदे सर इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो आप सीख सकते हो ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, स्टैट प्रो और बिल्डिंग एस्टिमेटर, लुमियन। एफकैट इन्फोटेक कटरा रोड अमरावती में। जी हाँ, ये एफकैट इन्फोटेक गवर्नमेंट सर्टिफाइड सेंटर है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। कम से कम प्राइस में आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कीजिए और आपके बिजनेस में, आपके जॉब में एक कंप्लीट चेकअप लेके आइए। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद की जो हमारी समस्या है वो है लीगल एडवाइस। अगर आपके पास में अच्छा बिजनेस है, अच्छे पेइंग कस्टमर है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपके दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं, आपके बिजनेस में लूप ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको लीगल एडवाइस देने वाले लोग हैं आपके पास में? क्या आप इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करके बाहर निकल पाओगे? तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि लीगल एडवाइस ना होना। तो मैं इन सभी कंसल्टेंट को ये बोलना चाहूँगा कि आप लीगल एडवाइस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटी समस्या शुरुआत में दिखती है,
लेकिन जब मैटर कोर्ट तक जाता है तो ये काफ़ी उलझ के बड़ी हो जाती है। उसके बाद में है गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत सी ऐसी पॉलिसी है जो हमारे साथ में अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए है, लेकिन ऐसी भी पॉलिसी है जिससे हमारे कारोबार में और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा कि हमें जीएसटी पेड करना चाहिए, बिल्कुल ही पेड करना चाहिए, लेकिन वो जीएसटी अगर हमारे हर ट्रांजैक्शन पे हो, मतलब हमारे खाते में पैसा आ रहा है और उसके ऊपर हम 18% जीएसटी दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि इस पैसे में कितना काम हो रहा है, कितना टैक्सेशन हो रहा है और ये कंसल्टेंट कितना कमा रहा है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे घर पैसा जाता ही नहीं है, वो बाहर के बाहर ही प्रॉफिट होता नहीं है, लॉस में चला जाता है। तो अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसी है जो अच्छी है, हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है या हमारा बिज़नेस का अच्छा ग्रोथ कर सकती है, तो उसकी तारीफ़ करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ पॉलिसी ऐसी है जिस पॉलिसी के कारण हमें लॉस हो रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो ये भी हमारी एक समस्या हो सकती है। उसके बाद की जो हमारी समस्या है, जो हमारा प्रॉब्लम है, वो है बिज़नेस ऑपरेटिंग फ़ंड। देखिए, किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। देखिए, हमारे पास में 3 M है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो पहला है वो है मनी पावर। अगर आपको अच्छा बिज़नेस करना है और आपके पास में फ़ंड अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस बढ़ा पाओगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले पाओगे। तीसरा है मैन पावर। अगर आपके बिज़नेस में अच्छे लोग हैं जो आपके बिज़नेस को डेवलप करने के लिए दिन रात एक करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो मनी पावर हो गया, मैन पावर हो गया, और तीसरा है मटेरियल पावर। अगर आप जो बिज़नेस करते हो उसका रॉ मटेरियल आपके पास में आ रहा है, मतलब कि मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ये सभी बातें हमारे 3rd M में आएंगी। अगर आपके पास में इन सभी चीज़ों का एक अच्छा सा सॉल्यूशन है तो आपका बिज़नेस आप अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे। आपके बिज़नेस के ऑपरेटिंग के लिए आपके पास में अच्छा फंड होना चाहिए, आपके पास में अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिसको हमें सॉल्व करते रहना चाहिए। उसके बाद में है फाइनेंस। तो ये हमारे कंसल्टेंट भाइयों की सबसे खतरनाक समस्या है। फाइनेंस का नाम सुनते ही शरीर पे कांटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण एक है कि हमने जो बिज़नेस करना है, हमें जो प्रोजेक्ट मिले हैं, तो उन प्रोजेक्ट को हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि इसकी हमें कॉस्ट कितनी आने वाली है। मतलब एक अगर हम कोई मॉडल बनाते हैं, हमारा कोई प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो उसको बनाने में कितना खर्चा आता है, उस खर्चे के लिए हमें जो पैसा है वो कितना मिल रहा है, कितना खर्चा हम मटेरियल में, मैन पावर में, टैक्सेशन में कर रहे हैं, और अंत में हमारे पास में प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो काम कितने में हुआ, उसके ऊपर लागत कितनी लगी, टैक्सेशन कितना हुआ और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। अगर आसान भाषा में हम इसका हमेशा कैलकुलेशन करते रहे तो हमें फाइनेंस की समझ होगी और हम लॉस में जाने से बच पाएंगे। तो ये काफ़ी हमारी गंभीर समस्या है। तो इस समस्याओं को हमें जल्द से जल्द बाहर करना होगा। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे बिजनेस के 3 स्टार। मतलब क्या? कोई बिजनेस चलता है तो हम बोलते हैं कि उसके स्टार अच्छे हैं। तो चलिए हम भी देखेंगे कि ये क्या स्टार होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार है वो है फाइंड लूप होल। तो हमें हमारे समाज में रह के हमारे अड़ोस पड़ोस में देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे गड्ढा है, मतलब कि कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे लोगों को समस्या आ रही है, कहाँ पे कंसल्टेंट होने चाहिए, ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पे सैचुरेशन अब तक हुआ नहीं है। बहुत बार हम वही करते हैं जो और कर रहे हैं, उसके कारण हमारी दुकान, हमारी कंसल्टेंसी चलती नहीं है। अगर किसी ने गुपचुप की दुकान लगा दी, किसी ने समोसे कचौड़ी की दुकान लगा ली, तो हम भी अगर वही लगाएंगे तो उसके तो कस्टमर बने हैं जो कि हमारे पास में आने वाले नहीं हैं। तो हमें कुछ ऐसा ट्रेंड मार्केट में लाना चाहिए कि जो नया हो या हो सके वो पुराना ही हो, लेकिन हम कुछ और मेथड से कर रहे हो, उसमें लोगों का पैसा, समय और टेक्नोलॉजी भी बच रही हो। तो इसके लिए हमें मार्केट का स्टडी करना चाहिए।
उसके बाद में है बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन बनना चाहिए। एक कंसल्टेंट वो होता है जो औरों के प्रॉब्लम सुनता है, उसके ऊपर सॉल्यूशन देता है और उसकी फीस भी लेता है। तो आपको अगर एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है तो आपके समाज में जो प्रॉब्लम है उसे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है ऑलवेज वर्क विथ एग्रीमेंट। देखिए, आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोई वकील भी आपकी केस तभी लेता है जब उसका वकील नामे पे आप दस्तखत करते हो, लेकिन एक कंसल्टेंट किसी का भी कहीं पे भी काम ले लेता है और बाद में वो माथा पीटता है कि पैसे आए ही नहीं और काम भी ज़्यादा करवा लिया गया। तो इसे अवॉइड करने के लिए जो भी काम आप करते हो तो प्लीज़ उसको एक अच्छे से स्टैम्प पेपर पे किसी वकील से लिख के आप एक एग्रीमेंट बनाइए आपका, जिस एग्रीमेंट पे आप कौन से काम करने वाले हो, आप कौन से काम नहीं करने वाले हो, किस काम के आप कितने पैसे लेने वाले हो और किस काम एक्स्ट्रा करने के आप एक्स्ट्रा पैसे लेने वाले हो, कितने समय के लिए आप ये काम करोगे, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी। तो इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है एक स्टैम्प पेपर पे और उसे बनाना है एग्रीमेंट। तो बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि सर ये एग्रीमेंट तो कोर्ट के लिए होता है, तो हमें तो कोर्ट मैटर पे जाना ही नहीं है। तो देखिए और समझिए, एग्रीमेंट हम बनाते हैं कोर्ट में जाने की नौबत ना आने के लिए। अगर आपने क्लाइंट के साथ में अच्छा एग्रीमेंट किया है तो आपको कभी कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए हमेशा एक अच्छा एग्रीमेंट बनाइए, एक अच्छा एडवोकेट को हायर कीजिए। उसके बाद के हमारा जो पॉइंट है वो है बिकम अ गुड इन्वेस्टर। अगर आपके कंसल्टेंसी में एक ऐसे मुकाम पे आए हो जहाँ पे आपको काम की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, तो प्लीज़ जो आपके पास में एक्स्ट्रा फंड है तो उसे इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। अगर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं पता तो आप किसी इन्वेस्टर या आपके दोस्त को फॉलो कर सकते हो या किसी ऐसे आप कंसल्टेंट के पास में जा सकते हो जो आपके पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कुछ लाख रुपए है तो आप उससे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में कुछ और लाख रुपए है तो आप उससे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके 2, 3, 4, 5 साल के बाद में आपको उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी थी मोबाइल की, उसके 2 टेक्निकल पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर उसमें पैसा लगाने वाला था। तो एक मार्केट में अच्छी कार आ गई तो थर्ड पार्टनर ने क्या किया, उसका जो फंड था उस कंपनी से निकाल दिया, मस्त बढ़िया पैकी एक कार खरीदी, झन्नाटेदार ट्रिप की, देश भर घूमा फिरा, पैसे उड़ाए, ऐश की। 3 से 4 साल के बाद में जब उन 2 पार्टनर के साथ में वो मिला तो वह कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी थी। उस कंपनी का नाम था एप्पल कंपनी। तो देखिए, तीसरे इन्वेस्टर ने अगर उस कार को परचेस नहीं किया होता तो आज वो तीसरा पार्टनर होता एप्पल कंपनी का। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पैसे हमेशा आपको और भी ज़्यादा पैसे देने के लिए काम में आए, ना कि आपके पैसे किसी ऐसे कंपनी के पास में चली जाए जो फोर्ड के जैसा अपना देश भी छोड़ के चली जाए। उसके बाद में हमें देखना है ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम 3 कोर्ट। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और एक कंसल्टेंट हो तो हमेशा सबसे पहले सफ़ेद कोट वाले से दूर रखिए। आपके विचारों को अच्छा नियम लगाइए, आपके विचारों को कभी भी बीमार मत पड़ने दीजिए। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप सही काम सही डिसीजन कर पाओगे, उसके कारण आपकी बॉडी भी हमेशा फिट रहेगी। अगर आपकी बॉडी फिट है तो फिर आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपका माइंड अच्छा है, आपकी बॉडी फिट है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी देन है भगवान की जो आपको मिली है। तो इसको एंजॉय कीजिए, सफ़ेद कोट वालों से हमेशा दूर रहिए, 2 पैसे कम कमाइए यार, लेकिन हमेशा सेहतमंद रहिए विचारों से और शरीर से। दूसरा है काला कोट। किसी के भी झगड़े में मत पड़िए या उड़ते तीर को अपने पे मत लीजिए, मतलब कि आउटसाइड सेटलमेंट कीजिए, कोर्ट में जाने से बचिए। आपका जो भी आपको चाहिए, आपको जो भी हासिल करना है वो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कीजिए, क्योंकि लाखों यहाँ पे कोर्ट मैटर चल रहे हैं।
हज़ारों वकील काम कर रहे हैं, ये सभी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो देखिए, एक आम इंसान बोलता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, मगर कोर्ट में आपकी उम्र चली जाएगी, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो आपको मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो आप कोर्ट से हमेशा बाहर रहिए, सेटलमेंट कीजिए, झंझट मत कीजिए। थर्ड है खाकी कोर्ट। तो किसी के साथ में मारपीट, गाली गलौज, बदनामी, मतलब ये क्रिमिनल जो माइंडसेट होता है ना, इसमें मत उलझिए। आप कोई डॉन नहीं है, आप कोई भाई नहीं है, आप कोई गुंडे नहीं है, ठीक है। आप एक मामूली से आम इंसान है, उसे ही बन के फॉलो कीजिए। जो भी हमारा संविधान है उसको सिर पे रखिए, और जो एक अच्छे इंसान के लिए करना चाहिए, आपके फैमिली को सपोर्ट, इकोनॉमी, इसको आप अच्छे तरीके से हासिल कीजिए। आप क्रिमिनल केस में अगर एक बार अटक गए तो आपकी कंसल्टेंसी ख़त्म, आपका बिजनेस ख़त्म, आपका फैमिली लाइफ ख़त्म। तो हमेशा इन 3 कोर्स से आप बचते रहिए। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो है कि बिजनेस प्लानिंग। तो हमें क्यों चाहिए बिजनेस प्लानिंग और कैसे हमें बिजनेस को प्लान करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, जो आपके सीनियर है वो क्या कर रहे हैं, और हमेशा सोचिए कि आप उससे बेहतर कैसे कर पाओगे। तो हमेशा आपके विचार तो जो चलते रहते हैं, तो उनको गधा विचार मत बनाइए। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे तो आपका दिमाग टेंशन से गधा बन जाएगा, अच्छे विचार नहीं कर पाएगा। और अगर वो लाइट है तो फ्लाई लाइट में रहिए। विचार अगर हल्के हैं तो बहुत उड़ान भर सकते हैं। और अच्छे विचार को पकड़ के लिख लीजिए कि आपको क्या लगता है, आप किसके लिए बने हैं, कौन सी सेवाएं आप दे सकते हैं, और किन चीज़ों से आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो हमेशा आपका जो प्लान है उसे कागज़ पे लिखिए, आपके दफ्तर में उसे लगाइए, आपके घर पे लगाइए, आते जाते उसे देखते रहिए। अगर आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं और आप गिल्टी फील कर रहे हैं तो उसको बदलिए मत, सिर्फ उसको करने का जो तरीका है उसे बदलिए। हमारा सेकंड पॉइंट है सीक बिजनेस एडवाइस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीक बिजनेस एडवाइस में आप ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो अच्छा पैसा बना रहे हैं, अच्छी कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अगर आपको मार्केट की स्टडी करने नहीं आता तो आप उनसे देख के समझ के भी कुछ ये बातें ना बोले ना सुने सीख सकते हो कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मार्केट की टेंडेंसी क्या है, कौन से कस्टमर मार्केट में ज़्यादा है, कौन से पैसे दे रहे हैं, कौन से लोग हैं जो पैसे डुबा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट करने चाहिए, क्षेत्र में कहाँ पे ज़्यादा अच्छे काम मिल रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए। उसके बाद में हमें देखना है हमारा बिजनेस का लोकेशन। एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हमेशा जब भी काम करता है तो हमेशा कुछ शहर की ऐसी लोकेशन होती है कि जहाँ पे बिज़नेस अच्छा होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने सीमेंट की मतलब हार्डवेयर की दुकान लगानी है, तो अगर उसने उस दुकान को शुरू किया कि जहाँ पे पूरे मकान बन चुके हैं, गाड़ी रखने के लिए भी जगह नहीं है, खचाखच लोग भरे पड़े हैं, तो वहाँ पे तो कोई सीमेंट की बोरी खरीदने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्डिंग बन चुकी है। लेकिन उसने उसी दुकान को अगर नए शहर में नए लेआउट में शुरू किया कि जहाँ पे बहुत से प्लॉट्स खाली है, तो जब भी कोई यहाँ पे सीमेंट की बोरी खरीदने के लिए जाएगा तो हो सकता है कि वो पहले आपकी दुकान पे आए, क्योंकि उसके साइड से आपकी दुकान नज़दीक हो। उसी तरीके से कंसल्टेंट हमेशा ऐसे जगह पे चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मिले, आपको काम दिखे, और काम के एक काम को जस्टिफाई करके दूसरा काम भी आपको मिल जाए। तो इसलिए हमेशा आपको आपकी लोकेशन सही रखना पड़ेगा। उसके बाद में क्रिएट अ बजट एंड ऑब्टेन अ फाइनेंस। देखिए, अगर आप विथ मटेरियल का काम करने वाले कंसल्टेंट हो, मतलब कि लोग प्लॉट खरीदते हैं, आपके पास में सिर्फ चाबी के लिए आते हैं, तो विथ मटेरियल अगर आप मकान बना के दे रहे हो, बंगले बना के दे रहे हो, फ्लैट बना के दे रहे हो, तो आपके पास में एक आपका अच्छा सा बजट होना चाहिए। आपको चाहे पैसे मिले या चाहे पैसे ना मिले, वो एक पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए। और जब कंप्लीशन होगा तो कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में आपका जो आउटस्टैंडिंग बिल है वो क्लाइंट से आप हासिल कर पाओगे। अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप लैंड डेवलपर हो और आप खेती लेके लेआउट डालते हो, तो आपको सैंक्शन होने तक आपके पास का पैसा वहाँ पे लगाना आना चाहिए। आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जो लेआउट्स जो प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं 25% का इसार लेके वो कोशिश करते हैं ऊपर के ऊपर सौदा पलट जाए। बहुत से बार वो सौदा पलटता नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी कोई ख़रीदने वाला आता नहीं है।
तो उसको खरीदी करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है और डिप्रेशन में लोग जा सकते हैं, लॉस में जा सकते हैं। अगर आप बिल्डर हो, कंसल्टेंट हो, इंजीनियर हो या लैंड डेवलपर हो, तो आपका जो बजट है उसको डिसाइड करके चलिए और उसी बजट में काम करने की कोशिश कीजिए। ऑब्टेन फाइनेंसिंग, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा खड़ा करने से ही पैसा आएगा, तो आपको ये कला आनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं देश के एक बहुत बड़े शेयर इन्वेस्टर है, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था तो पैसा खड़ा करने के लिए उन्होंने बैंक को कांटेक्ट किया, रिजेक्शन मिला, लोगों से बात की, रिजेक्शन मिला, लेकिन उनके क्लाइंट के पास में जब वो गए कि देखिए मार्केट में 10% ब्याज से पैसे मिलते हैं, तो मैं आपको 20% दूंगा और आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको 20% दे दूंगा और आपके पैसे भी सही सलामत रहेंगे। लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो हम सबका। तो वो जो शेयर मार्केट उस समय चल रहा था, तो उन्होंने उस समय मार्केट में तकरीबन 1 लाख उठाए कर्जा लेके रिश्तेदारों से, और 1 लाख के ऊपर उनको प्रॉफिट ही हो गया 4 लाख रुपए, क्योंकि सब कुछ अच्छे शेयर बढ़ रहे थे, प्रॉफिट आ रहा था मार्केट में। तो देखिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप भी इस तरीके से फंड को रेज करके इनकम कमा सकते हो, लेकिन हर बार ये चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बार विजय माल्या जी जैसी भी बड़ी बड़ी हस्ती कर्जे में डूब के ख़त्म हो जाती है। सबसे आखिर में जो हमारा पॉइंट है वो मार्केट योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हो और आपके बिजनेस की मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो पाएगी, नए लोगों से आप कैसे मिल पाएंगे। देखिए, बिजनेस में 2 तरीके की मार्केटिंग की जाती है। एक मार्केटिंग होती है जो कि सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो, दूसरी तरीके की मार्केटिंग है जो आपके कस्टमर ही आपको करके देते हैं। तो हमेशा अपने कस्टमर को अपना एडवोकेट बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, जो कि आपको बाद में बहुत सारे नए कस्टमर दे के जाएंगे। अगर आपके पास में वही कस्टमर है जो आपको जानते हैं, तो आपके बिज़नेस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और अगर आपके पास में वो कस्टमर भी आ रहे हैं जो आपको नहीं जानते, तो आपके बिज़नेस की ग्रोथ तो और भी होने वाली है। तो मार्केटिंग, आपका बिज़नेस, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो हम जाएंगे हमारे एडवर्टाइजिंग के मेन टॉपिक पे। तो ये एडवर्टाइजिंग होती कैसी है और हमें करनी कैसी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारा एडवर्टाइजमेंट का गोल पता होना चाहिए कि हम कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं और हमारा गोल क्या है। क्या हमें हमारे जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है, क्या कस्टमर को हमारे दुकान पे लाना है, क्या कस्टमर के साइड पे जाके हमें उनसे उनका काम करवाना है। तो ये हमें जो हमारे गोल्स होते हैं वो हमें पता चाहिए। उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, मतलब क्या है कि जो आपका मार्केट है आपको उसकी समझ चाहिए कि आपके कस्टमर कौन है, क्या कमाते हैं, कहाँ पे खर्चा करते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, कब फ्री होते हैं। तो आपको ये मार्केट का थोड़ा सा पता होना चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इससे आपके बिजनेस में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा मतलब कैसा कि आपका जो कस्टमर है उन्हें पसंद है 3 BHK और आप बना रहे हो 1 BHK, तो फिर तो दिक्कत हो गई, ट्रेंड को आपको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। पेइंग कैपेसिटी है 30 लाख और आप बेच रहे हो 50 लाख में, मतलब क्या हो गया कि बहुत बार आपका माल अटका रहेगा, वो बेच नहीं पाओगे। तीसरा हमारा पॉइंट है क्रिएट योर मैसेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आपका मैसेज बनाया, पुराने घर को हम नया जैसा बना के देंगे, तो आपके पास में वो लोग आएंगे जिनका घर पहले से बना हुआ है और वो उसे और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं। आपने मैसेज दिया कि प्लॉट आपका और कंस्ट्रक्शन करके देंगे हम। इसका मतलब ये हुआ जिन लोगों ने खुद का मकान बनाने के लिए एक प्लॉट खरीदा है, तो वो सभी लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और एक रेडीमेड बंगला बनाने के लिए आपके साथ में डील करना चाहेंगे। रेडी पोजीशन, रहने को आइए। इस मैसेज का उन लोगों तक मीनिंग चले जाएगा कि एक बहुत बड़ा बिल्डर है जो अच्छा है, जिसने अपने पूरे पैसे लगा के एक अच्छी खासी बिल्डिंग या बंगला तैयार किया है और अभी बस हमें बैंक से लोन लेके उनको पैसा देना है और वहाँ पे रहने को जाना है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि हमारा मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसके बाद में जो हमारा पॉइंट है वो है पिक योर मीडिया।
देखिए जो हमारे क्लाइंट है वो रहते कहाँ पे है ये हमें पता चल गया, जो हमारा मैसेज है वो कहाँ पे देना है, कैसे देना है वो हमें पता चल गया। तो प्लेटफॉर्म भी तो हमें आना चाहिए। क्या हमारे क्लाइंट पेपर पढ़ते हैं, क्या हमारे क्लाइंट मैगज़ीन पढ़ते हैं, क्या हमारे क्लाइंट यूट्यूब पे है, क्या फेसबुक के है, क्या व्हाट्सएप पे है, और किस क्षेत्र में है। अगर आपका काम करने का शहर एक है तो उसी शहर को टारगेट कीजिए। दूसरे शहर में अगर आप सेवा नहीं दे पाते हैं तो जाहिरात एडवर्टाइजमेंट करके तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो उसको अवॉइड कीजिए। एक अच्छा सा मीडिया चुनिए, मीडिया चुनने के बाद में आपका मैसेज वहाँ पे आप डिस्प्ले कर दीजिए, और उसके बाद में एनालाइज करना मत भूलिए। अगर कोई कस्टमर आपके पास में आया है तो प्लीज़ उसे कुछ पॉइंट पूछिए कि हमारी आपको मालूमात कहाँ से मिली है, आपने हमें कांटेक्ट कहाँ से किया है। तो हमेशा लोगों से बातचीत कीजिए और उनको इन सभी चीज़ों में आप इन्वॉल्व कीजिए। आपके बारे में अच्छे से रिव्यू देने के लिए बोलिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फेक मार्केटिंग कंपनी होती है जो पैसे तो आपसे लेती है लेकिन आपके पास में पेइंग कस्टमर नहीं भेज पाती, तो उनको अवॉइड कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं पे आप मार्केटिंग करते हो तो आपका ब्रांड एकदम वायरल हो जाता है, तो उसके कारण बहुत सारे पेइंग कस्टमर आपके पास में खींचे चले आते हैं। तो ये हमें अगर हासिल करना है तो हमें लोगों का, हमारे क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स है उसको भी मेजर करना चाहिए। और मैं अंत में कुछ टिप्स और वार्निंग दूंगा कि एक कंसल्टेंट क्या करे और क्या ना करे। तो सबसे पहले है नेटवर्क विथ अदर्स। इसका मतलब एक है कि आपको आपका बिजनेस अगर खड़ा करना है तो सबसे पहले आपका नेटवर्क बढ़ाना होगा। देखिए बड़े बिजनेसमैन पहले अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, उसके बाद में बिजनेस बढ़ाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में पहले आई थी नेटवर्क के लिए, पूरे दुनिया में उसने अपना नेटवर्क फैला दिया, उसके बाद में उसका बिजनेस शुरू कर दिया। एक ये एग्जाम्पल है। हर कोई बिजनेसमैन अपना नेटवर्क बढ़ाने में लगा है। तो आप भी देखिए कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, कौन से लोग हैं उनसे मिलिए, उनसे जुलिए और सोशल मीडिया पे उनसे कांटेक्ट कीजिए, कुछ इवेंट उनके साथ में शेयर कीजिए। हो सकता है मैरिज हो, बर्थडे हो, न्यू ईयर हो, या कोई और पार्टी हो, या कोई कम्युनियल आपका फंक्शन हो। तो यहाँ पे आप दूसरे के साथ में अगर मिलना जुलना शुरू करेंगे तो आपका नेटवर्क तो बढ़ने वाला ही है। वैसे भी आपके इस शहर में बहुत से ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं, एजेंसीज होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, जिनके साथ आप मिल के अच्छा काम कर सकते हो, आपका अच्छा पैसा बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिसर्च कंस्ट्रक्शन। अब रिसर्च कंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि आपका जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है हमेशा आप उसमें रिसर्च करते रहिए। क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, कितने पैसे में वो आप खरीद सकते हो, कितने पैसे में आप उसको बेच सकते हो, कमीशन कितना देना है, मार्केट में कितने ब्रोकर्स है, क्या वो अच्छे तरीके से क्लाइंट को आपसे जोड़ पाएंगे, अगर उन्होंने आपके साथ में क्लाइंट को जोड़ा तो आप उनको भी कुछ रिवॉर्ड दे पाओगे। तो इस तरीके से हमेशा हमें रिसर्च मोड में रहना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ना पड़ता है। तो पोस्ट कोरोना इफेक्ट के बाद में जो हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है जो पूरी तरीके से तबाह होने पे आया है, अगर हमें उसको फिर से पुराने पटरी पे लाना है तो जो हमने आज पॉइंट डिस्कस किए उनको हमें पहले समझना होगा और समझने के बाद में हमें कुछ सुधार करना होगा। अगर हमने खुद के हमारे हैबिट में कुछ सुधार किए, कुछ बिजनेस में सुधार किए, कुछ फाइनेंस में सुधार किए, तो हमारा जो बिज़नेस है जो लॉस में जा रहा है या जो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है तो धीरे धीरे वो सर्वाइव मोड पे आएगा और एक दिन वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो आज के दिन इतना ही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मुझे इस बातों को शेयर करके काफ़ी अच्छा लगा। आने वाले नए हमारे वेबिनार में मैं कुछ ऐसे ही बर्निंग प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर करूँगा और उनका एक अच्छा खासा सॉल्यूशन भी आपको बता के जाऊंगा। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने पवन फंदे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके से अच्छे वेबिनार पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए। और जो लोग हमसे जुड़े हैं और जिन्होंने इस वेबिनार को अंत तक देखा, तो मैं प्रोफेसर पवन फंदे दिल की गहराई से आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए वेबिनार में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।